हाँ जी दोस्तों, तो ये ओपीसी का एरिया था जो हमारा सेकंड मतलब पिछले वाले पार्ट से कंटिन्यू हो रहा है, जो कि सेक्शन 7 का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, अब ऊपर जो हमने बात करी वो एक जनरल प्रोसीजर था जो सबके लिए होगा, लेकिन ओपीसी के लिए उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस है। वो थोड़ी बहुत चेंजेस को आपको अलग से कंसीडर करना है। ओपीसी होती क्या है ये आपको पता होगा। एक बार मैं फिर बोल दूं कि ये जितनी भी कंटेंट है हमारे, ये तभी आपके लिए रेलेवेंट होगा जब आपको सिक्वेंशियली देखते आओगे, क्योंकि ये पूरा एक चेन में चल रहा है और इस पे ऐसा सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। प्लेलिस्ट में सारा कुछ सीक्वेंस में ही है, उस सीक्वेंस में अगर आपने देखा होगा तभी आपको सारी चीजें बिल्कुल पैरेलल तरीके से समझ में आएगी, अदरवाइज हो सकता है दिक्कत थोड़ी सी बनी रहे। चलिए जी, तो ओपीसी क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली क्या है, वन पर्सन कंपनी है जिसके अंदर एक ही बंदा चाहे तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। क्यों ये किया गया, ताकि भैया ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अगर कोई इकलौता बंदा है जिसके पास ज्यादा लोग नहीं है, वो एक अकेले में भी कंपनी को स्टार्ट कर सके। लेकिन कहने को अकेले है, साथ में आपको एक पर्सन और चीज जिसको हम कहते हैं कि नॉमिनी बनाया जाएगा। नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी होता है इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो कि इनकेस अगर जो वो सिंगल पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो जो वो नॉमिनी होगा वो माना जाएगा कि वो उस कंपनी का मेंबर ट्रीट किया जाएगा। नॉमिनी जो है उसको बनाने से पहले ऑब्वियसली बात है उससे एक रिटन कंसेंट लिया जाएगा और उस कंसेंट को हमें रजिस्ट्रार को देना होता है। ये सारी पुरानी बातें बस रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप नॉमिनी से कंसेंट लोगे और उसको जाकर रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। नॉमिनी जो है वो जब चाहे अपने आप को नॉमिनी से विड्रॉ कर सकता है। जो नॉमिनी पर्सन है वो जब चाहे अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। इवन दो जो मेंबर है कंपनी का, वो चाहे तो उस नॉमिनी को जब चाहे तो चेंज कर सकता है। ये विड्रॉ या ये जो चेंज है इसको हम अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते, मतलब इसको अल्टरेशन नहीं कहा जाता है। बट लेकिन ये जो भी चेंजेस होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी होती है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो आपने ओपीसी का पहले भी सुना हुआ है, यहाँ पे भी वो चीज रिपीट होगी। ठीक है, साथ में कुछ एक इसको फायदे दिए गए और एक दो चीजों की इसके अंदर कमी भी है, उन चीजों को और आपको इसके अंदर देखना है। तो ये एक चार्ट के अंदर देखो यहाँ पे समराइज किया गया, क्या कहा गया, ओपीसी मींस वन पर्सन वन मेंबर कंपनी। ये बेसिकली अगर इसका नेचर देखे तो ये क्या है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है, ये तो ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी होती है नेचर में। ये क्यों लाया गया, ताकि इंकरेज करा जा सके इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कुछ एक जो होते हैं प्रोप्राइटर बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो उसको इंकरेज करने के लिए कि भैया तुम प्रोप्राइटरशिप में काम करो, इससे अच्छा तुम ओपीसी में काम करो। तो इसको इंकरेज और कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, ओपीसी को इंट्रोड्यूस किया था इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्या है ये, तो इसके अंदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो होती है जितनी भी आपकी कंपनी की होती है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर सिंप्लीफाइड है, मतलब काफी चीजें इसके अंदर सिंपल है, लेस फाइलिंग्स है, लेस टेंशन है, लेस इन्वॉल्वमेंट होती है कई सारे प्रोसीजर्स की, मतलब कई सारी प्रोसीजर्स इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है जो कि ओपीसी को करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑब्वियसली बात है अगर ओपीसी के थ्रू आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो जितने भी कंपनी के फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे इसको मिल जाते हैं। फीचर्स कौन कौन से होते हैं जो आपने देखे हुए हैं, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, वगैरह वगैरह सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो क्या लॉ बेसिकली कहता है, तो लॉ कहता है कि मेमोरेंडम के अंदर ओपीसी के अंदर क्या किया जाएगा, अभी लॉ है, कुछ चीजें इसके अंदर रिपीट होंगी जो मैं पहले बोल चुका हूं कि इंडिकेट किया जाएगा उस पर्सन का भी नाम जिसको नॉमिनी कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है अपने आपको कब एक्टिव करेगा, जबकि आपके एक्चुअल मेंबर की क्या हो जाएगी, डेथ या फिर इनकैपेसिटी। जो नॉमिनी का नाम आप ले रहे हो ऑब्वियसली बात है उससे क्या लोगे, एक प्रायर रिटन कंसेंट लोगे कि भैया तुमको नॉमिनी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं किसी को भी मन से बना लेंगे, उसको नॉमिनी बनाने से पहले उससे क्या लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट, और उस कंसेंट की भी फाइलिंग करनी पड़ेगी किसको, हमें रजिस्ट्रार को, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। जो वो नॉमिनी है उसके पास एक राइट होगा हमेशा कि वो जब चाहे तो अपने आप को वो विड्रॉ कर सकता है, मतलब जो उसने कंसेंट दिया है उसको जब चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, ये राइट उसके पास होना जरूरी है। जो मेंबर है हमारा ओपीसी का वो भी जब चाहे तो उस बंदे को चेंज कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसकी इंटीमेशन किसको देगा, रजिस्ट्रार को देगा ही देगा। जो ये चेंजेस होते हैं, जो भी ये चेंज है उसको हम क्या नहीं कहते, अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते हैं, ये चीज भी आपको पता है। अब ये कुछ एडिशनल बातें आती हैं। एडिशनल बातें क्या आती हैं कि जो भी यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है या फिर जो भी यहाँ पे नॉमिनी बनना चाहता है उसके लिए क्या होना जरूरी है, वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब कि कोई फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे एक नेचुरल पर्सन की एग्जिस्टेंस जरूरी है, जैसे कि मैं और आप। ठीक है, नंबर 2 वो क्या होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और नंबर 3 वो क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो आपने कई सारी अलग जगहों पे भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि रेजिडेंट होने के लिए आपका इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा रहना जरूरी है। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर किसी इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तभी वो रेजिडेंट कहलाता है, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं कहलाता। तो वो होना भी जरूरी है। तो कोई भी एलिजिबल पर्सन फॉर मेंबरशिप या फॉर नॉमिनी के लिए वही हो सकता है जो कि नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो और वो रेजिडेंट इन इंडिया हो। ठीक है, चलिए जी, जो एक बंदा किसी ओपीसी के अंदर मेंबर बन गया वो क्या दूसरी ओपीसी में मेंबर बन पाएगा? अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एक ओपीसी के अंदर वो मेंबर है, मतलब क्या ऐसा कह लो कि एक पर्सन क्या 2 ओपीसी ओपन कर सकता है, क्या 2 ओपीसी चला सकता है? तो जी नहीं। क्या एक बंदा जो एक ओपीसी के अंदर नॉमिनी है क्या वो दूसरी जगह भी नॉमिनी का कंसेंट लेटर दे सकता है? तो नहीं। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही ओपीसी के अंदर मेंबर बनेगा और एक ही ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, अब सपोज करो
एक पर्सन जो है वो ऐसा तो पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है कि सपोज करो मैं एक कंपनी में मेंबर हूं और एक कंपनी में नॉमिनी हूं। ये पॉसिबल है कि मैं एक कंपनी में चलाता हूं ओपीसी और एक कंपनी में मैंने अपना कंसेंट लेटर दे रखा है फॉर नॉमिनी। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज करो जिस कंपनी में मैंने अपना नॉमिनी का कंसेंट लेटर दे रखा है उसके मेंबर की हो जाती है डेथ, तो मैं वहां पे भी ऑटोमेटिकली क्या ट्रीट कर लिया जाऊंगा मेंबर, तो एक साथ में दो जगह मेंबर हो गया। तो क्या ये चल पाएगा? ये नहीं चल पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आप जो है वो मेंबर बन जाते हो किसी और कंपनी के अंदर भी, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट का मतलब कि आपका ये करेक्शन ये क्या कहता है कि आपको एक ही चलाना है, तो आपके पास 182 डेज की मोहलत दी जाएगी। आप दोनों में से किसी एक को चलाओगे, एक को आपको क्लोज करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो मर्जी करना पड़े, कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ओपीसी को कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है, कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। एज द केस में भी द थिंग इज कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है ओपीसी का वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि आप जो है वो एक ही ओपीसी के मेंबर रहोगे, दोनों के नहीं रह सकते। तो इसके लिए आपको इसको करेक्ट करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? 182 डेज। उसके अंदर अंदर आपको इसको करेक्ट कर लेना है इस चीज को। चलिए जी, जो माइनर है वो ऑब्वियस सी बात है, ना मेंबर बन सकता है, ना यहाँ पे नॉमिनी बन सकता है, ना उसको मेंबर बनने की इजाजत है, ना ही उसको नॉमिनी बनने की इजाजत है। जो एक कंपनी है ओपीसी, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं किया जा सकता। अभी हमारा जस्ट अगला जो लेक्चर आने वाला है वो आएगा सेक्शन 8 के ऊपर। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है वगैरह वगैरह देखेंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कंपनीज होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है। जो ओपीसी है 1% कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होगा तो हो सकती है। पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन किंतु परंतु सेक्शन 8 कंपनी में वो किसी भी केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी ओपीसी को। नाउ आगे आता है, अब ऊपर कुछ आया कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें देखेंगे आगे। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट है ओपीसी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट है ओपीसी का, कई बार ये केस स्टडी के अंदर आया, कई जगहों पे आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। एक लाइन की सिंपल सी बात है कि जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर ओपीसी हूं तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता, किसी और कंपनी के अंदर मैं किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन बैंकिंग होगी तो उस टाइप की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ ओपीसी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या और किसी में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? ये ओपीसी में होती है, जो कि इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज उसको अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज उसको अलाउड नहीं है। नाउ लास्ट एक पॉइंट आता है आपका कि जैसे भी ऊपर कन्वर्जन की बात आई, तो ऑब्वियसली बात है ओपीसी जो है वो कन्वर्ट कर सकती है किसके अंदर? आपकी प्राइवेट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी में, लेकिन कन्वर्जन से पहले पहले क्या हो जाना जरूरी है? उसके 2 साल कम से कम कन्वर्ट पूरे हो जाने चाहिए। मतलब कि अगर मैं नॉर्मल ओपीसी स्टार्ट करता हूं तो मैं चाहूं तो 6 महीने के बाद उसको क्या प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो जी नहीं, मतलब कि आपको कम से कम अपने ओपीसी को 2 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट में या पब्लिक में। अच्छा जी, कोई कहता है जी हमको 2 साल से पहले करना है, तो 2 साल से पहले कर सकते हो तब जब आपकी 2 शर्तें पूरी होंगी। क्या 2 शर्तें? कि आपकी उस ओपीसी के अंदर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी जो ओपीसी का टर्नओवर है वो 2 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो है आपकी ये फुलफिल कर जाते हैं तो आप 2 साल से पहले भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल से पहले आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, 2 साल के बाद ही कर पाएंगे। तो एक जनरल रूल आपको ध्यान रखना है कि 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, 2 साल के बाद ही आप कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस अगर आपकी पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा हो जाती है या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आप 2 साल की लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं लगेगी, आप पहले ही उसको कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट ओपीसी। ओपीसी की जो रजिस्ट्रेशन फैक्टर्स थे वो सेम चलेंगे जो पीछे चल रहा था, सेक्शन 7 का ही कंटिन्यूएशन था। जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स थी वो इसके अंदर आपने और देख ली कि ओपीसी में अलग क्या होता है अदर देन प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगली चर्चा होगी अपनी सेक्शन 8 की, विच इज ऑन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो उसको देखेंगे एक सेपरेट पार्ट के अंदर जो कि हमारा सेक्शन 8 में कवर होगा।